अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा अली और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अमेज़ॉन की आईडी साइन अप कैसे करेंगे और उसके हवाले से जो रिलेटेड मामलात होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने जाना कहाँ पर है, sell.amazon.com के ऊपर। और इसमें एक चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। तो इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम sell.amazon.com के ऊपर जाएंगे और यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब साइन अप का एक बड़ा सा येलो कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है। आपने मेरी बात यहाँ पे अच्छी तरह समझनी है कि आपने इस सेलर के बटन साइन अप के बटन पे क्लिक नहीं करना है। नॉर्मली अमेज़ॉन क्यों रखता है ये साइन अप का बटन इतना बड़ा हाईलाइटेड, क्योंकि ये आपसे फौरी तौर पे $40 चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है इस तरह पे, और नीचे जाते जाते आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये रहा, जस्ट हैव अ फ्यू आइटम्स टू सेल, साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपसे $40 इमीडिएटली चार्ज नहीं करेगा और आपका ये इंडिविजुअल प्लान पर साइन अप करवाएगा। अब ये आपसे इस वक्त लॉगिन करने का कह रहा है। खैर मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको स्क्रीन के अंदर पूरा तफसीली समझा दूंगा कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। तो सबसे पहले जनाब, मैंने जैसे आपको बताया कि आप जाएंगे sell.amazon.com के ऊपर, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंडिविजुअल साइन अप पे क्लिक कर दिया, वहाँ से उसने आपको लॉगिन कराया। जब आपने लॉगिन कर लिया, आपका अगर लॉगिन नहीं हुआ हुआ, आपके पास लॉगिन ऑलरेडी क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो आप अपने किसी भी ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए नया साइन अप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगता है, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या फुल नेम आपसे मांगेगा, और आपका फ़ोन नंबर मांगेगा। अमूमन ये चीज़ों के साथ वो आपको आगे बढ़ा देगा और आपका साइन अप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि जनाब वो नेक्स्ट स्टेज आ गया। इसमें ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे। प्राइमरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि इस अकाउंट का प्राइमरी इन्फॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, कौन इस अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज करेगा, अमेज़ॉन ने अगर रब्ता करना है तो किससे करना है। जैसे बैंक में नॉर्मली होता है वैसे यहाँ पर भी है। इसमें देखिए कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ये पूछ रहा है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे ईमानदारी से हकीकत सारी बातों में बतानी है। आपसे कहता है कि सिटीजनशिप यानी कि आप पाकिस्तानी अगर सिटीजनशिप है आपकी, तो आप वही बताएं। अगर इस वक्त आपकी सिटीज़नशिप मुल्क से, आप जैसे आप अमेरिका में रहते हैं और आपकी सिटीज़नशिप भी वहीं की है, तो आप वही बता दें। इसके बाद वो नीचे आपसे पूछता है कंट्री ऑफ बर्थ। अब कंट्री ऑफ बर्थ में अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकी नेशनल हैं, तो कोई बात नहीं, सिटीज़नशिप में तो आपने यूएस सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कंट्री ऑफ बर्थ में आपने ईमानदारी से जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ था वो बता देना है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और बाद में आप मूव हो गए थे यूएस या कनाडा की तरफ और अब आप वहाँ के नेशनल हैं, तो इट्स फाइन। जो हकीकत है वो आपने यहाँ बता देनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, जो आपकी तारीख पैदाइश है वो डालें और इसको आगे बढ़ा दें। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपसे कहेगा कि जी, ये बताएगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब आपको इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के लेवल में वो आगे डिस्कस भी होगा। जैसे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है और बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी कि अमेज़ॉन पैसा डिपॉजिट कहाँ करेगा जब अमेज़ॉन के जो भी पेमेंट्स आपको आएंगी, और आपका बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट भी आपसे मांगेगा, जो साइन अप करते वक्त आपको ज़रूरी होगा देना इसको। इसके बाद आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड आपके पास, उमूमन अक्सर लोगों के पास पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, कोई बात नहीं। आपका अगर डेबिट कार्ड है जो इंटरनेट के ऊपर ट्रांजैक्शंस जिसके ऊपर एक्सेप्टेबल हैं, जिसमें फॉरेन ट्रांजैक्शंस एक्सेप्टेबल हैं, आप उस क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके बैंक की तरफ से इंटरनेट की ट्रांजैक्शंस या फॉरेन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक ना किया जा रहा हो। कुछ बैंक हैं पाकिस्तान में जो इन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करते हैं और पहले आपको उनको कॉल करके या उनका सेशन एक्टिवेट कराना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आपको मुश्किलात हो जाएंगी। तो आपके पास ऐसा कोई बैंक हो, ऐसे बैंक का कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो बेशक, तो वो ताकि एक्सेप्टेबल हो और उसके ऊपर इंटरनेट ट्रांजैक्शंस हो सके। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी जहां ये आपसे पूछेगा स्टोर और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके स्टोर का क्या नाम है। अब आपकी जो कंपनी का नाम आपने रखना है वो ज़रूरी नहीं है कि स्टोर का भी वही नाम हो। नॉर्मली बहुत सारे आप देखें कि चलते फिरते दुकानें, फिजिकल स्टोर्स होते हैं, उनकी दुकान का नाम ऊपर होर्डिंग या नाम कुछ और लगा होता है, लेकिन एक्चुअल पीछे कंपनी या एंटिटी कुछ और होती है। तो आप वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप स्टोर का कुछ भी नाम रखते हैं। उसके बाद ये 3 सवाल हैं, ये आपने समझ लेने हैं। मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था यूपीसी कोड्स का, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का। अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर यूपीसी कोड्स है। ये लाजिम है, ये कंडीशन है। तो आपने अभी कहना है यस, क्योंकि आपके पास तो अभी प्रोडक्ट्स होंगी ही नहीं। नॉर्मली जब साइनअप कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो है नहीं, तो आप कहते हैं यस, कोई नहीं मसला, हम वैसे यूपीसी कोड्स वाली प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। दूसरा सवाल है डू यू हैव एनी डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपने कहना है नो, हमारे पास इस तरह के कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस नहीं, क्योंकि हम ऐसे एलजीबीटी और इस तरह की चीज़ों में काम नहीं कर रहे हैं।
तीसरा सवाल है आर यू द मैन्युफैक्चरर या ब्रांड ओनर, या फिर आप किसी और की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आपने कहना है सम ऑफ देम, यानी कि ये तीनों चीज़ों के अंदर अलग अलग सवाल के जवाब देने हैं। आपको मैंने समझा दिया। पहले में आपने कहना है यस, दूसरे में आपने कहना है नो, और तीसरे में आपने कहना है सम ऑफ देम। सिंपल कर दें इसको और आगे बढ़ा दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये आईडी वेरिफिकेशन में खासकर पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी CNIC से अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपका आईडी वेरिफिकेशन वीडियो कॉल के ऊपर जाएगी। ये वीडियो वेरिफिकेशन आपसे करवाएगा। वीडियो वेरिफिकेशन क्या होती है, किस तरह होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पासपोर्ट और CNIC डॉक्यूमेंट समझ लें क्या क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट या CNIC, दोनों में से, और ये वैलिड होने चाहिए। एक्सपायर्ड होंगे तो नहीं चलेंगे। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए एक्टिव। जो भी जिसका नाम के ऊपर आप ये सारा अकाउंट बना रहे हैं उसी के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने बैंक अकाउंट का नाम, आपने अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट में नाम दिया है हुज़ैफा अली, तो आपका वही नाम से बैंक अकाउंट टाइटल होना चाहिए। ये जहन में रखिएगा। इसके बाद आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड भी हो तो चलेगा, क्रेडिट कार्ड है तो भी ठीक है, अच्छी बात है। बैंक स्टेटमेंट आपको निकालना पड़ेगा उसी बैंक का जिसके नाम के ऊपर प्राइमरी अकाउंट आप बना रहे हैं। यानी कि हुज़ैफा अली का अगर प्राइमरी अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट में भी हुज़ैफा अली का टाइटल आ रहा हो। यूटिलिटी बिल की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार, और यूटिलिटी बिल के अंदर अगर आप कहते हैं कि जी जो गैस या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके अपने नाम पे नहीं है, कोई बात नहीं, आप PTCL का इंटरनेट का बिल यूज़ कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन का बिल यूज़ कर सकते हैं, जो पोस्ट पेड लाइन्स होती हैं, तो आप उसके ऊपर भी करवा सकते हैं अगर पहले से नहीं है तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी तो आपका इंशाअल्लाह ताला अप्रूवल आपको मिल जाती है। अब इसके अंदर वीडियो वेरिफिकेशन के अंदर जब बात आती है तो वीडियो वेरिफिकेशन में नॉर्मली ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने हैंडी रखने अपने पास। आपने वीडियो कॉल के बाद उस वक्त जब वीडियो कॉल हो रही है तब आपने ये डॉक्यूमेंट ढूंढने नहीं निकलना। याद रखिएगा, जब वीडियो कॉल है उससे पहले ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास फिजिकल के अंदर सामने रखिएगा। ठीक हो गया। फिजिकल क्या चीज़ है, आपका पासपोर्ट या CNIC, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड, और आपका बैंक स्टेटमेंट है उसकी सॉफ्ट कॉपी भी सामने रखें और उसकी प्रिंट कॉपी भी सामने रखें। तो इससे ये होगा कि जब आपकी वीडियो कॉल हो रही होती है तो वो वीडियो कॉल के अंदर आपसे कहेगा कि जी मुझे ये चीज़ें दिखाएं। आपसे कहेगा जी पासपोर्ट दिखाएं मुझे, तो आपने पासपोर्ट या CNIC दिखा देना है। आपसे कहेगा जी मुझे अपना डेबिट कार्ड दिखाएं, अगर वो कहता है तो उस डेबिट कार्ड के ऊपर बेशक आप हाथ रखें आधे के ऊपर ताकि आधा कोड छुप जाए, आप उसको वो भी दिखा सकते हैं। तो उमूमन इस तरह से वीडियो वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं से इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई किस्म की फोर्जरी, कोई किस्म की हाथ से तब्दीली ऐसा कुछ ना हो। आपने ज़बरदस्ती किसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपना नाम नहीं डालना, 2 नंबरी इन शॉर्ट नहीं करनी है। आपने काम करना है जेन्युइन सारा और प्रॉपर वो चल रहा हो। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपकी जिससे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा जब आप इसको फॉलो करोगे तो इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि आपका जब Amazon ID बन जाती है, ये कुछ सेफ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसका ख्याल रखें। ऑलवेज साइन अप फॉर Amazon अकाउंट यूजिंग इंडिविजुअल डिटेल्स नॉट LLC। आपने LLC बनानी भी है तब भी आपने इनिशियल साइन अप इंडिविजुअल पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे ही करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन आराम से वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप US की LLC बना के उस पर डायरेक्ट साइन अप करेंगे तो फिर ये US का अकाउंट पहले ही दिन से बनाना शुरू कर देगा और उसमें फिर आपसे US के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। इसलिए कोशिश करें कि पहले आपने इंडिविजुअल पे बनाना है अकाउंट और पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बनाना है। ठीक है। और प्रोफेशनल साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। $40 पहले से देने की आपको ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आप इसको वो मैंने आपको बताया था कि येलो साइन अप का बिग बटन है, उसको नहीं प्रेस करना। वो प्रेस करेंगे तो पहले दिन से $40 का मीटर अमेजोन का शुरू हो जाएगा। वंस द अकाउंट इज अपग्रेड आप उसको LLC पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें टैक्स इंटरव्यू का एक ऑप्शन होता है, वो आप बड़े आराम से आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आप LLC की इन्फॉर्मेशन डालेंगे और आपका काम हो जाएगा। ऑलवेज हैव अ लेजिटिमेट बैकअप बिल। अब यहाँ पे इसलिए मैंने ये कहा है कि नॉर्मली अक्सर लोगों का बैंक स्टेटमेंट से काम हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस मैच होना चाहिए जो आपके अमेजोन के अकाउंट पे आप डाल रहे हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें कि ये क्यों इतना ज़रूरी है। कि अगर आपके घर का इलाके का कोई एड्रेस है और उसके अंदर छोटी सी या स्पेलिंग की भी रद्दोबदल है तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर और यूटिलिटी बिल के ऊपर एड्रेस क्या आ रहा है। अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी तब्दीली है तो अमेजोन आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो कोशिश करें कि आपने सेम इंफॉर्मेशन सब जगह हो। पहले अपना स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल को निकाल लें, सामने रख लें और देख लें उस पर एग्जैक्ट एड्रेस क्या आ रहा है, और अगर वो एड्रेस जो उसमें लिखा हुआ है वही अमेजोन में साइन अप करते वक्त डालें। अगर आपने वहाँ कोई गलती कर दी है तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स उससे मैच नहीं होंगे और फिर भी आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं।
इसके बाद है कि आपका मेन अकाउंट जब आप साइन अप कर लें, अप्रूव हो जाए, तो इसको मल्टीपल आईपी से यूज़ ना करें। जैसे आज मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद से, आज मैं साइन अप करता हूँ, कल सुबह मैं चला जाता हूँ लाहौर या पेशावर चला जाता हूँ और मैं वहाँ से जाके मेन अकाउंट को एक्सेस कर लेता हूँ अगले दिन। उसके अगले दिन मैं लाहौर से आगे कहीं और निकल जाता हूँ, कराची निकल जाता हूँ और वहाँ से जाके बैठ के मैं उसको, तो ये चीज़ें ना करें, एटलीस्ट शुरू में ना करें, क्योंकि आप अमेज़ॉन को कोई ऐसा मामला नहीं कर देना चाहते जिससे वो आपके ऊपर शक मज़ीद करे, आप उसके यानी कि उसके रडार में आ जाएं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, नेवर यूज फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको एक लिंक आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, huzaifa.org/AMZ पॉलिसीज। इस पे ज़रूर जाएं, ये एक्चुअली आपको लेके जाएगा अमेज़ॉन की पॉलिसी के पेज पे। ये बस शॉर्ट लिंक मैंने बनाया हुआ है, तो इस पेज पे जाएं और अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज हैं और जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अमेज़ॉन पे बिजनेस करने आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, क्या बेच सकते हो, क्या नहीं बेच सकते हो, आपकी अपनी बिजनेस के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन जाहिर सी बात है छोटी छोटी और बातें होंगी जो अमेज़ॉन ने वहाँ पे मेंशन की होंगी, तो लाजिम है कि आप उसको स्टडी ज़रूर करें और तफसीली इसको रिव्यू करके एक मेक श्योर कर लें कि आप इसे समझ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है जनाब यूएस एलएलसी और सी कॉरपोरेशन, यानी कि कंपनी बनाने के मामला। तो अमेज़ॉन पे कंपनी बनाना, अमेज़ॉन के लिए कंपनी बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कंपनी बनाने के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेवल के ऊपर भी काम आते हैं, जिसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अपने नेटवर्क में किसी को जानते हैं, तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऐसी सर्विसेज दे रही हैं, आप किसी से भी ये सर्विसेज ले लें। मैं रेकमेंड करता हूँ नॉर्मली कि आप filingfox.com को भी चेक कर लें, वहाँ से भी आपको ये कंपनी बनाने की सर्विसेज मुनासिब कीमत में और रिलायबल ऑथेंटिक मिल जाएंगी, चूँकि हम इस्तेमाल भी करते हैं और हमारी तरफ से टीम सर्विस भी देती है इसको। अब इसके अंदर हमें ये समझना है कि इसका खर्चा क्या है। तो नॉर्मली ये कॉस्ट आएगी आपको $700 से $900 की। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको आईटिन भी चाहिए होता है। आईटिन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से मुराद ये है कि जैसे आपका पाकिस्तान में CNIC नंबर है, वैसे ही US में आपका इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट हो जाता है कंपनी बनाने के बाद। इसके अंदर मेरा एक सेशन भी है, ये हसन अब्बास साहब को रेफ़र करता हूँ मैं यहाँ पे, चाहे आप इनका एक सेशन देख लें, ecomsuccess.pk/हसन अब्बास यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा डिटेल में है। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि जी LLC और C कॉरपोरेशन का डिफरेंस क्या है, यानी कि आपको C कॉरपोरेशन बनाने की ज़रूरत है या LLC बनाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मज़ीद तफसील में मिल सकती हैं। अच्छा जी, अब टैक्स मैटर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टैक्स की डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि मैं टैक्स प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स बता देता हूँ कि 3 किस्म के मेजर हेड्स हैं। एक है फेडरल टैक्स, एक है स्टेट लेवल पे और दूसरा है सेल्स टैक्स। फेडरल टैक्स का मतलब ये होता है जो वफाक, जो पूरे अमेरिका में अप्लीकेबल है, तो इसके अंदर पर्सनल इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी आता है, और भी कुछ हो सकते हैं जो मैं शायद लिखना या भूल गया हूँ, लेकिन आपने जहन में रखना है कि सारे के सारे टैक्सेस आपके ऊपर एप्लीकेबल एक साथ नहीं है। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स आप जब पे कर रहे होंगे जब आपका I-10 बनेगा, अभी फिलहाल नहीं देना। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है उस वक्त जब आपकी C कॉर्पोरेशन बनती है। LLC के अंदर बेसिकली नॉर्मली पर्सनल इनकम टैक्स के साथ ही वो कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद है स्टेट लेवल टैक्स, यानी कि इसके अंदर भी इनकम टैक्स भी आता है, इसके अंदर स्टेट कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है, ग्रोस रिसीट टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, वगैरह वगैरह। तो यानी कि स्टेट लेवल के कुछ स्टेट होंगे जो आपसे कुछ किस्म के टैक्स ले रहे होंगे, कुछ स्टेट होंगे जो आपसे कुछ टैक्स नहीं ले रहे होंगे। तो अगेन सारे के सारे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज़ है सेल्स टैक्स। ये नॉर्मली आपको एज अ सेलर पे नहीं करना होता, ये आपका कंज्यूमर या आपका जो बायर है वो आपसे आपको पे करता है, यानी कि अमेज़ॉन को पे करेगा जब अमेज़ॉन के ऊपर वो इन्वेंट्री आपकी बाय कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके हवाले से यूएस सेल्स टैक्स के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम क्विकली जाके ये समझते हैं कि जनाब मुझे क्या करना है। मैं रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए मुझे। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी कंपनी मैंने खुद बनानी है, कोई मसला नहीं है, आप बना लें, आपको रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होगा। आप जिस स्टेट में आप कंपनी बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एजेंट मिल जाएगा। आप सिंपल यहाँ पे गूगल पे आके इस तरह मेरी तरह लिख दें कि जी ये रजिस्टर्ड एजेंट न्यूयॉर्क, आप इसको चेंज करके कैलिफोर्निया कर दें, आप इसको चेंज करके डेलावेयर कर दें, कहीं पर भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है। आपको इस तरह से कंपेयर करने, देखें ये $49 के अंदर रजिस्टर्ड एजेंट बन रहा है ये साहब, और इसी तरीके से और भी लोग हैं। आपको ज़ाहिर सी बात है इनके रिव्यूज़ भी देखने। अब रिव्यूज़ के अंदर देखें ये वाला रिव्यू आ रहा है इसका, ये जनाब स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है, 4.7 इनके रिव्यूज़ हैं, इनके भी 4.7 हैं, इनके 5 हैं। तो आपको जो समझ में आए आप उसके ऊपर क्लिक करके चले जाएं। अब जैसे इनकी देखें 4.5 रेटिंग आ रही है, तो इसको क्लिक करके इसको देख लें इनके क्या प्राइसेस हैं। आपको रजिस्टर्ड एजेंट के प्राइस नॉर्मली सालाना उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका एड्रेस इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका नाम इस्तेमाल हो रहा होता है। ये US के बाय लॉज आपको
ज़रूरी है कि आप रजिस्टर्ड एजेंट अपनी कंपनी में रखें। कंपनी का जो खर्चा आ रहा है आपको, उसके अंदर रजिस्टर्ड एजेंट के खर्चे नॉर्मली कोई शामिल करेगा, कोई नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था फाइलिंग फॉक्स अगर करा रहे हैं तो वहाँ से भी कोई मसला नहीं है, वो रजिस्टर्ड एजेंट की फ़ीस 1 साल की उसमें शामिल होती है। अब आप अगर कंपनी खुद से बना रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट खुद ही हायर करना पड़ेगा। आप कंपनी की फाइलिंग ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिडा पे जाएँ, गूगल करें रजिस्टर फ्लोरिडा LLC, ठीक है, आप इस तरह करें तो अब यह आपको यहाँ कहीं एक वो दे देगा। देखें ये आ रहा है docs.fl.gov/sunbiz। अब ये आप फ्लोरिडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर जाकर खुद ही कंपनी साइन अप कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता। तो ये देखें फाइल और कनेक्ट फ्लोरिडा LLC आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे आप सिंपली जाके फाइल करें और ये आपका यहाँ से काम आगे बढ़ा देगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ये आपसे क्वेश्चंस करेगा, आपसे पेमेंट लेगा $100 की और आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी। हाँ, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया, ITIN की बात की, EIN की बात की। EIN भी ज़रूरी है। EIN क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो होता है एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब यह है कि जैसे आपकी कंपनी का टैक्स नंबर पाकिस्तान में FBR से मिलता है, वैसे ही IRS से US में एम्प्लॉयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है आपको, EIN नंबर। आप इस नंबर को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादातर जब सप्लायर्स के साथ रजिस्टर करेंगे तो वो आपसे EIN नंबर मांगते हैं और ये उनको देना ज़रूरी है। इसलिए ये वाजिब है कि आप इसको साइन अप ज़रूर करें। आप खुद कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर अगेन आपको कुछ सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। जैसे ये देखें कि ऑनलाइन ये फ्लोरिडा की प्रोफेशनल अपनी स्टेट की वेबसाइट है, जहाँ पर जाके आप कंपनी फ़ाइल करते हैं और ये आपको फ़ाइल करके दे देते हैं। वापस आ जाते हैं जनाब इस प्रेजेंटेशन के ऊपर और इसके अंदर अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स के अंदर 3 मेजर चीज़ें होती हैं। जैसे सेल्स टैक्स परमिट होता है, फिर 2 मेजर चीज़ें होती हैं, फिर सेल्स टैक्स का रीसेल सर्टिफिकेट होता है, टैक्स एग्जेम्पशन कहते हैं इसे। सेल्स टैक्स परमिट कैसे मिलेगा आपको? ये बेसिकली इस तरह मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखें मैरीलैंड का सेल्स टैक्स आपको नज़र आ रहा है, यूज टैक्स एंड लाइसेंस। ये नीचे वाला जो हिस्सा है एक ये इस तरह नज़र आ रहा है, इसको एक्चुअल सर्टिफिकेट ये है। आपने इस तरह के सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट पाकिस्तान में भी कुछ जैसे दुकानें हैं, आप जाते हैं कोई चीज़ें खरीदने तो वहाँ पर भी देखे होंगे इस तरह के सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट या कोई गवर्नमेंट के GST रजिस्ट्रेशंस और ये सब भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो US में भी ऐसे ही। अब जिस स्टेट में आपने कंपनी रजिस्टर की है, आपको सबसे पहले वहाँ का सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने कंपनी फ्लोरिडा में बनाई है तो वहीं पर आपको सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। आप नॉर्मल ये फ्री होता है, आपने रजिस्टर करना है और तकरीबन हफ्ते 10 दिन में 12 दिन में ये सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेट आपके जो भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ आ जाएगा। नॉर्मली मैं रेकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तानी एड्रेस ना दें, क्योंकि पाकिस्तानी एड्रेस को ऊपर वो पहुँचाना बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाती है, देर भी हो जाती है। जो वर्चुअल एड्रेस है या जो के रजिस्टर्ड एजेंट का जो एड्रेस है वो दे दें, वहाँ पर भी आपको ये लेटर रिसीव हो जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये भी एग्जांपल है, ये फ्लोरिडा का रीसेल सेल्स टैक्स परमिट है, ठीक है, और यही रीसेल सर्टिफिकेट भी है, लेकिन रीसेल सर्टिफिकेट उमूमन डिफरेंट होता है। अब देखें स्क्रीन के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है यूनिफॉर्म सेल्स एंड यूज टैक्स रीसेल सर्टिफिकेट। रीसेल सर्टिफिकेट होता क्यों है? ये बेसिकली इसलिए होता है कि आप इसको सप्लायर को देंगे और सप्लायर आपसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। वो आप उसको ये कह रहे हो कि जी मैं ये आगे इन्वेंट्री रीसेल करूंगा, मैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस कर रहा हूं, मैं आपसे ये इन्वेंट्री लेके आगे कस्टमर को सेल करूंगा, कस्टमर सेल्स टैक्स पे करेगा, मैंने नहीं करना, इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपने इशू टू सेलर के अंदर आपने सेलर का सप्लायर का नाम डालना है, बायर के अंदर आपने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी है और नीचे देखें सारे स्टेट्स की लिस्ट आ रही है, उसमें से जिस स्टेट के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वहां का सेल्स टैक्स परमिट जब आपके पास आ जाएगा, जैसे इसके अंदर देखें यहां पर आ रहा था, यहाँ पे देखें इस मैरीलैंड वाले सेल्स टैक्स के अंदर आपको परमिट में नंबर नज़र आ रहा है, वही नंबर आपने जाके इसके अंदर MD का जो ला रहा होगा कोड स्टेट का मैरीलैंड का उसके अंदर डालना है। ये इस तरह आपका रीसेल सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। huzafa.org/unisert से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। गूगल करें यूनिफॉर्म सेल्स टैक्स परमिट, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। मैंने आपके लिए शॉर्ट लिंक बना दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है सेल्स टैक्स और रीसेल सर्टिफिकेट का डिफरेंस क्या होता है। इसका डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, सेल्स टैक्स परमिट आपको स्टेट लेवल से मिलेगा और रीसेल सर्टिफिकेट आप खुद बनाते हो हर सप्लायर के लिए। तो जैसा मैंने ये एग्जांपल दिया, यही सर्टिफिकेट आप यूज करेंगे डिफरेंट सप्लायर्स के लिए। ऊपर पर इशू टू सेलर के अंदर सप्लायर का नाम तब्दील आप कर देंगे और आप अपने सप्लायर को भेज देंगे। इसके अंदर EIN नंबर भी आपको डालना पड़ सकता है, बाज़ औक़ात जरूरत पड़ जाती है। ठीक हो गया, तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके बाद है जनाब लास्ट चीज़ है इस चैप्टर की,
ईयर एंड बुक कीपिंग। अब इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वेव एप्स इस्तेमाल करें, फ्री है, इसका प्रीमियम और पेड मॉडल दोनों है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेलर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी जो अमेजॉन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा और आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है डायरेक्ट बन जाएगी। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली अमेजॉन के ऊपर आपने प्रॉफिट कितना बनाया और आपने जो भी आपकी स्टॉक मैनेजमेंट है वो भी सारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये साइन अप कर लेना है इस तरीके से। तो जनाब यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद अमेजॉन होलसेल एफबीए के बारे में हम डिस्कस करेंगे।